Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 8th Indian Ocean Conference. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्या है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पहले ये समझते हैं। तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, साथ ही साथ बाकी सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, उनको इनवाइट किया जाता है ताकि जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर प्रिवेलिंग चैलेंजेस हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके और कंसेंसस से एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। So this conference deals mainly with geopolitical, economic, and strategic importance issues, especially focusing around Indian Ocean region. So 27 Indian Ocean nations के foreign ministers generally converge करते हैं, मिलते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में एनुअली। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि इंडिया का ही इनिशिएटिव है। तो इंडियन ओशन से रिलेटेड इंडिया का आप डिप्लोमेसी मान सकते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन ओशन से रिलेटेड एक मंत्रा दिया था, एक मोटो दिया था सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि इंडियन ओशन रीजन में पीस बना रहना चाहिए, इक्विटेबल बेनिफिट शुड बी अवेलेबल टू एवरी मेंबर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन, देयर शुड बी नो यूनिलैटरल अग्रेशन। तो कहीं ना कहीं ऑब्लिकली इनडायरेक्टली चाइना का रेफरेंस आता है इसमें, क्योंकि चाइना इज नोन फॉर अनड्यू अग्रेशन टेरिटोरियली एज वेल एज इन मैरीटाइम एरियाज। तो सागर इनिशिएटिव 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया। मोटो था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, गाइडेड बाय द मोटो ऑफ सागर। पहला एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इन सिंगापुर 2016। इट इज एनुअली कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन लीड में रहता है, बाकी कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं इंडिया फाउंडेशन को इस कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस को बुलाने में। करंट न्यूज ये है कि 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हैज बीन कॉल्ड इन मस्कट, ओमान, 16th एंड 17th फरवरी, यानी कि कल और आज का दिन ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस चलेगा। द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज वोयाज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। और 70 साल पूरे भी हो गए हैं भारत और ओमान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने विजिट किया ओमान को, तो ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इंडिया और ओमान ने मिलकर के ये लोगो भी रिलीज किया, मार्किंग 70 इयर्स ऑफ इंडिया ओमान डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इंडियन ओशन की बात की जाए, क्योंकि इंडियन ओशन से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है, सागर इनिशिएटिव के बारे में हमने देख ही लिया है, तो थोड़ा सा इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड और बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस सेगमेंट में इंडियन ओशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द रीजन इज ऑब्वियस। जीएस पेपर 2 में इंडियन ओशन से संबंधित प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। रीजन इज ऑब्वियस कि भारत एक लॉन्ग कोस्ट शेयर करता है इन द इंडियन ओशन रीजन, 7500 किलोमीटर के आसपास। हमने देखा था हाल फिलहाल में कि नए मेजरमेंट टेक्निक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ 11,000 किलोमीटर। बट द पॉइंट इज कि इंडिया शेयर्स अ लॉन्ग कोस्ट इन इंडियन ओशन रीजन, and that is the reason why India always wants to maintain peace and stability in the Indian Ocean region. Any turbulence in this region will have direct implications on security of India. इसी कारण से इंडियन नेवी जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली काम करती है इंडियन ओशन रीजन में। कुछ टर्म्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं इफ क्वेश्चन कम्स ऑन इंडियन ओशन, कि इंडियन नेवी wants to develop Indian Ocean as backyard of Indian Navy.
बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी मतलब वी वांट टू हैव अ वेरी प्रोएक्टिव मैन्यूवरिंग एबिलिटी इन द इंडियन ओशन। दूसरा शब्द इसी के लिए हो सकता है कि इंडियन नेवी एम्स टू बिकम ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन। Blue water navy means the navy should be capable of responding earliest or should be the first responder in case of any contingency. May it be piracy attack, may it be some natural disaster like tsunami. साथ ही साथ the government of India intends to keep Indian Ocean free from any conflict. So we do not want Indian Ocean to become zone of conflict. ये सब कुछ टर्म्स हमेशा ही आपको याद रखने चाहिए इफ अ क्वेश्चन कम्स इन जीएस पेपर 2 विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस इंडियन ओशन। तो भारत का बड़ा ही इंट्रिकेट इंटरेस्ट एसोसिएटेड है इंडियन ओशन में पीस से, और यही कारण है कि इंडियन नेवी जो है बहुत प्रोएक्टिवली वर्क करती है इंडियन ओशन के अंदर पीस बनाए रखने में, किसी भी कंटिजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने में। इंडियन ओशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल हो सकता है रीजन ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स। क्यों ऐसा कहते हैं सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या लो हैंगिंग फ्रूट्स? क्योंकि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, या सरल शब्दों में कहें तो सी ट्रेड रूट, वो इंडियन ओशन रीजन से ही गुजरते हैं। आप देखिए पर्सियन गल्फ या रेड सी रीजन, दीज आर द रिच रीजन्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड नेचुरल गैस, और यहाँ से फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं सी ट्रेड रूट के थ्रू फ्लो करते हैं टू मेजर इकोनॉमीज लाइक चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन दैट टू यूएस, जापान। 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन इज इन द इंडियन ओशन। तो ज़्यादातर जो ऑयल मिलता है वो ऑयल या नेचुरल गैस वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफशोर रीजन। ये बात आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। दुनिया का 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इंडियन ओशन रीजन में ही मिलता है। साथ ही साथ जो इंडियन ओशन के जो बीचेज हैं दे आर रिच इन हेवी मिनरल्स। तो यहाँ पे जो सैंड्स हैं दे आर रिच इन हेवी मिनरल्स लाइक क्वार्जाइट, मोनोजाइट, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टीन, जिंक, कॉपर। सो दैट मेक्स इंडियन ओशन रीजन an attractive destination for other countries. They want to come here, make investment. भारत की बात की जाए, इंडिया बिल्कुल सेंटर में है ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया शेयर्स लॉन्ग कोस्ट इन द इंडियन ओशन एंड इंडिया इज लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इन करेंट टाइम्स considering our huge population, and that is the reason why world economies are very much interested in having presence in Indian Ocean. साथ ही साथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो पूरी तरीके से ओपन है इन द इंडियन ओशन साइड, एंड अफ्रीका इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनयूटिलाइज्ड कॉन्टिनेंट। यानी कि अभी इसका जो मिनरल रिसोर्सेज वगैरह का एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक बाकी है, and that is the reason why Indian Ocean region is considered as region of low hanging fruits, and world economies are interested in having more and more presence in Indian Ocean. Considering the significance of Indian Ocean especially for India, भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं ताकि इंडियन ओशन में पीस बना रहे। We have already told you we intend to keep Indian Ocean free from any kind of conflict. तो उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट किए भारत ने, जैसे उसमें से एक है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, सागर इनिशिएटिव के बारे में हमने चर्चा की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन दैट देयर शुड बी इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन ओशन टू ऑल इकोनॉमीज ऑफ द इंडियन ओशन। इसी को कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। तो सागर इनिशिएटिव का यही लक्ष्य है। प्रोजेक्ट मौसम इंटेंड्स एट डेवलपिंग कल्चरल टाइज विद द इंडियन ओशन कंट्रीज एंड इंडिया, ताकि भारत का सॉफ्ट पावर इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ मजबूत बना रहे। भारत के लिए हमेशा से एक कंसर्न है इंडियन ओशन रीजन में, सिर्फ इंडियन ओशन रीजन ही क्या, बॉर्डर रीजन में भी विद चाइना इंडिया हैज़ ए कंसर्न। इनफैक्ट भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी डिस्कशंस हैं, जितने भी डिस्कोर्स हैं, उसमें चाइना डी फैक्टो रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। तो इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना इज ए कंसर्न। चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी मदद से वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है।
रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन वो बिछा रहा है इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ चाइना, जहाँ पे उसकी मेजर पॉपुलेशन सेटलमेंट है, विद द यूरोपियन मार्केट। बट उसमें वो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहा है जो दुनिया के बाकी देशों के साथ भी इंटीग्रेट होते हैं। और आप कह सकते हैं कि दे आर सब्सिडियरी प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना को ईस्टर्न यूरोप से कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन उसके कई सारे सब्सिडियरी प्रोजेक्ट हैं जिसमें रोड, रेलवे लाइन बनाए जा रहे हैं दूसरे देशों में भी। फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन के अलावा चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग पोर्ट्स in order to develop connectivity with European market. उसी context में China has developed series of ports in the Indian Ocean region, right from Yakphao port in Myanmar to Chittagong port in Bangladesh to Hambantota port in Sri Lanka to Malé port in Maldives to Gwadar port in Pakistan. Now, this Belt and Road Initiative sometimes is dubbed as बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सेगमेंट इंडियन ओशन रीजन में है, इसको कभी कभार सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज अ नोशन विच चाइना नेवर ऑफिशियली एक्सेप्ट्स, बट कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना इन द नेम ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया बाय डेवलपिंग सीरीज ऑफ पोर्ट्स इन द इंडियन ओशन। सो ये भारत के लिए खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो चाइना भारत के अलोंग ये पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशनल थ्योरी है अकॉर्डिंग टू विच चाइना इज ट्राइंग टू encircle इंडिया, विच इज अ मेजर हेडेक फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। और इसी के लिए फिर भारत ये तमाम इनिशिएटिव्स ला रहा है ताकि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ब्रेक किया जा सके। चाइना कभी भी ऑफिशियली कहेगा नहीं कि मैं आपको encircle कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली दिख तो रहा ही है। And for that reason, India is developing partnership with other Indian Ocean countries just to nullify China's threat in the Indian Ocean. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, उस पर यूपीएससी ने बड़ा बेसिक सा प्रश्न पूछा था 2013 में। ये प्रश्न था, आप इसको अटेम्प्ट करें। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो भारत के लिए, मैंने आपको बताया, इनसर्कलिंग इंडिया। भारत उसके अगेंस्ट, भारत की एक स्ट्रैटेजी है जो अगेन ऑफिशियल नहीं है, अगेन ये नोशनली है, नेकलेस ऑफ डायमंड। तो इंडिया इज डेवलपिंग अ बिगर सर्कल राइट फ्रॉम चाबहार पोर्ट इन ईरान टू डकम पोर्ट इन ओमान टू सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया। जापान इज आवर अलाइज अगेंस्ट चाइना। तो इस तरीके से इंडिया इज डेवलपिंग नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। सागर एंड ऑल यू कैन मेंशन। Next topic is about marital rape exceptions. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. Marital rapes से नाम अपने आप में ऑब्वियस है कि व्हाट दिस फिनोमिना इज, बट एक बार फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ फोर्सिंग स्पाउस इनटू सेक्स विदाउट कंसेंट। नॉर्मली मैरिटल रेप जो है वो it has been witnessed in Indian society that it is conducted by the husband against his wife. It is, of course, an act of violence. It is unjust, unfair. It erodes dignity of a woman. But the problem is कि marital rapes are not considered as criminal offense in India. जब पहले आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, अब उसको रिप्लेस करके ला दिया गया भारतीय न्याय संहिता। बट आईपीसी में सेक्शन 375 जो है, इट प्रोवाइडेड एक्सेप्शन इन द केस ऑफ रेप्स, एंड मैरिटल रेप्स वेयर नॉट considered as criminal offense under exception to section 375 of IPC. अब आईपीसी को हटा करके लाया गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसमें भी एक्सेप्शंस हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट एक्सेप्शंस इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस या रेप्स। तो दो तरीके के एक्सेप्शंस हैं, एक तो मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशंस। तो मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशंस में अगर कोई इस तरीके का इन्वेसिव एक्टिविटी हो भी रहा है जो अदरवाइज रेप की तरह कंसीडर किया जाता, बट फॉर मेडिकल पर्पस किया जा रहा है, तो फिर उसको रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा एज पर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ये एक एक्सेप्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रेप जो काफ़ी हद तक जस्टिफाइबल है मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए। बट
जो मैरिटल रेप वाला एक्सेप्शन है जो अर्लियर एग्जिस्ट करता था अंडर आईपीसी 375, इट कंटिन्यूज इन भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63। A sexual act between man and his wife will not be considered as rape even if it is forceful in nature। सरल शब्दों में कहें तो marital rapes are still considered as exception, means they are still not considered as a criminal offense, earlier under IPC 375, now under BNS section 63। प्रॉब्लम क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है, उसके हिसाब से एटलीस्ट वन थर्ड यानी कि 32% ऑफ द मैरिड वुमेन इन देयर लाइफ टाइम हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ वायलेंस, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम देयर स्पाउस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट मस्ट बी स्टॉप। क्योंकि रेप अल्टीमेटली रिमेन्स रेप ओनली इवन इफ इट इज कमिटेड बाय हस्बैंड, इट इरोड्स डिग्निटी ऑफ अ वुमन, बट उसको हमारे देश के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं रखा गया है बिकॉज लॉजिस्टिकली आप कह सकते हैं लॉजिकल चैलेंज भी है। इसको प्रूफ करना थोड़ा कठिन होगा कि वेदर इट वाज फोर्सफुल और एक्ट ऑफ कंसेंट, ये एक बात सही जरूर है, बट एट द सेम टाइम हमें इस तरीके के प्रोसीजर्स डेवलप करने चाहिए कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि मैरिटल रेप हैज़ बीन कंडक्टेड तो उस केस में तो एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए बिकॉज इट अल्टीमेटली इज अ वायलेंस। बट क्या कारण है क्यों मैरिटल रेप में एक्सेप्शंस दिए गए हैं? क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जैसे कहा कि डाउरी के केसेस बहुत स्ट्रांग बनाए गए, एंटी डाउरी लॉ, ताकि डाउरी रिलेटेड हैरासमेंट ना हो विमेन का, बट कई सारी विमेन इसका मिसयूज कर रही हैं टू हैरास देयर हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स। बर्डन ऑफ प्रूफ की मैंने अभी अभी बात की, हाउ वुड यू प्रूफ कि वेदर द एक्ट ऑफ सेक्स वाज outcome of consent or forceful? That is going to be difficult in sexual intercourse between married couple। बट क्रिटिक्स भी हैं, वो कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रेप बाय हस्बैंड और सम अदर पर्सन, इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन है इट इज इलॉजिकल। रेप इज अल्टीमेटली रेप, इट इरोड्स डिग्निटी ऑफ अ वुमन, इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ सोसाइटी एज वेल एज लॉ। कैसे पैट्रियार्कल? इट कंसिडर्स दैट वीमेन आर चैटल प्रॉपर्टी, वो विमेन संपत्ति हैं मेन की, एंड दे आउट टू दे कैन बिहेव विथ देयर वाइफ द वे दे वांट टू। तो ये पैट्रियार्कल टेंडेंसी रिफ्लेक्ट होती है इन दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, मैरिटल रेप एक्सेप्शन, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। कई सारे लोग कहते हैं कि ये कॉलोनियल रेलिक्स भी है, मतलब ब्रिटेन के अंदर भी इस तरीके के ऑर्थोडॉक्स मोरल आइडियाज प्रिवेल होते थे जिनको कहा जाता है विक्टोरियन मोरालिटी, which somehow was transported by British Empire to India। बट ब्रिटेन तो अब धीरे धीरे काफी हद तक लिबरल हो गया अगेन, दे हैव राइजन अबव देयर विक्टोरियन मोरालिटी, बट वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम कॉलोनियल रेलिक। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी साल 2013 में आफ्टर निर्भया केस इन दिसंबर 2012। निर्भया केस के बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी, आई होप आपको याद होगा, बनाया गया था, ताकि इस कमेटी को काम दिया गया था कि वो सजेस्ट करें मेजर्स सो दैट वीमेन सेफ्टी कुड बी स्ट्रेंथेंड। वो सजेस्ट करें कि कैसे क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया जाए ताकि वीमेन सिक्योरिटी को फर्दर इन्हांस कर सके। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने अनइक्विवोकल मैनर में, एकदम क्लियर कट मैनर में कहा था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शंस हट जाना चाहिए, इट शुड बी मेड पनिशेबल ऑफेंस, बट इट स्टिल कंटिन्यूज। अब करंट केस पे आते हैं। हमने तो मैरिटल रेप के बारे में देख लिया, मैरिटल रेप कंटिन्यूज, मैरिटल रेप एक्सेप्शन continues, and that is the reason why marital rape as an act continues in the society। 40-year-old man from Bastar, he was convicted by session court for his wife's death in 2017। क्या हुआ था? This man was convicted of engaging into unnatural forceful sexual relationship with his wife, जिस कारण से his wife turned ill और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ भी हो गई।
तो दैट मीन्स दिस मैन कमिटेड सेक्सुअल ऑफेंस, फोर्सफुल वायलेंस या रेप अगेंस्ट हिज वाइफ। मैटर जो है वो सेशन जब कोर्ट में पहुंचा तो सेशन कोर्ट ने इस इंसान को सजा सुनाई। उसको वाइफ के डेथ के केस में सजा दिया गया। देन ही अपील्ड इनटू छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस केस में इस इंसान को एक्विटेड कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना था कि चूंकि ये मैटर जो है 2017 का है, आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस आया है 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है, तो इस केस में आईपीसी 375 ही एप्लीकेबल होगा। वैसे भी बीएनएस भी एप्लीकेबल होता तब भी मैरिटल रेप में एक्सेप्शंस तो परमिटेड हैं ही, बट इस केस में आईपीसी एप्लीकेबल होगा बिकॉज आईपीसी came into force, I'm so sorry, BNS came into force on 1 जुलाई 2024। तो इस केस में आईपीसी सेक्शन 375 एप्लीकेबल होगा और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी सेक्शन 375 परमिट्स और गिव्स एक्सेप्शन इन केस ऑफ मैरिटल रेप्स। तो इस केस में इसको रेप की तरह कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। तो अब रेप वाला मैटर तो देखिए, उस पर्सपेक्टिव से तो ये इंसान गुनहगार नहीं होता है, क्योंकि द विक्टिम was his officially or legally wedded wife। लेकिन अब दूसरा केस बन सकता था इस केस में, वो केस बन सकता था फोर्सफुल अननेचुरल सेक्स का। आईपीसी 377, ये काफी दफा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके दो मेन सेक्शन थे। एक था इट क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशनशिप, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था। दूसरा इट क्रिमिनलाइज अननेचुरल सेक्स। होमोसेक्सुअलिटी वाला जो प्रोविजन था, वेयर इट क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशंस, इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस 2018। मतलब होमोसेक्सुअलिटी वाज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी 377। लेकिन जो उसका दूसरा सेगमेंट था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अननेचुरल सेक्स, इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर नवतेज सिंह जौहर केस। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फिर ये आर्गुमेंट रखा गया कि ठीक है, ये हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस किया, बट उसको रेप की तरह नहीं कंसीडर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड बाय आईपीसी 375। अग्रीड। बट अननेचुरल सेक्स तो कमिट किया है जिस कारण से वाइफ की डेथ हुई है, और अननेचुरल सेक्स कंटिन्यूज टू बी क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। उसके हिसाब से इसको सजा मिलनी चाहिए। बट इस केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन प्रोविजन है, इट मस्ट एक्सटेंड टू सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी ऑल्सो। मतलब सरल भाषा में कहें तो अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ के अगेंस्ट अननेचुरल सेक्स भी कमिट करता है, तो दैट एक्सटेंड की वाइफ की डेथ हो जाए तो भी उसको सजा नहीं हो सकती, बिकॉज मैरिटल रेप्स आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन एज पर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और अननेचुरल सेक्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है इन भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में तो अननेचुरल सेक्स जैसी कोई बात है ही नहीं कि अननेचुरल सेक्स इज ए क्रिमिनल ऑफेंस और ऑल। बट इस केस में आईपीसी 377 एप्लीकेबल हो सकता था अननेचुरल सेक्स वाला, वो भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि जो एक्सेप्शन है, आप कह सकते हैं इम्यूनिटी है हस्बैंड को फॉर कमिटिंग sexual violence against wife, it is blanket cover, it is extremely high, it prevails over 375 in matter of rapes as well as 377 matter of unnatural sex। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिए समाज में। विमेन को लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हाउ कैन सोसाइटी लीव वुमेन टू सेक्सुअल वायलेंस विदाउट रेड्रेस? और बात यहाँ पे कंसेंट की नहीं होनी चाहिए, फोर्स की नहीं होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, एक बार फिर से सुनिए, बात यहाँ पे नेचर ऑफ द सेक्सुअल एक्ट की नहीं होनी चाहिए कि नेचुरल था कि अननेचुरल था। बात यहाँ होनी चाहिए कि वाज द सेक्सुअल एक्ट कमिटेड इन फोर्सफुल मैनर, वाज इट कमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ कंसेंट। अगर कंसेंट नहीं है तो फिर इट शुड बी कंसिडर्ड एज रेप। तो अमिताभ बच्चन कहता है ना, नो मीन्स नो, चाहे वो कोई भी कह रहा हो। तो similarly, if there is no consent, if it is forceful, then it should be considered as rape. That kind of discussion needs to be
ब्रॉट अप इन सोसाइटी, लीगल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। नेचर ऑफ द सेक्सुअल एक्ट अननेचुरल है, नेचुरल है, ये चर्चा करके फायदा नहीं है, क्योंकि उसको प्रूव करना भी कठिन होगा। और अब भारतीय न्याय संहिता में तो अननेचुरल एक्ट जैसी कोई बात है ही नहीं, अननेचुरल सेक्स जैसी कोई बात है ही नहीं, तो इसको चर्चा करना, प्रूफ करना भी कठिन होगा। बात सीधी सीधी होनी चाहिए कि वेदर द एक्ट वाज रिजल्ट ऑफ कंसेंट या वाज इट फोर्सफुल। इफ इट वाज फोर्सफुल and not without consent, then it should be considered as rape, and it must be dealt with some criminal prosecution, even if it is committed by husband of the woman. इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिवोल्यूशन इंडेक्स इन पंचायती राज सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 243 जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल सेज कि subject to the provision of this constitution, legislature of the state may by law endow panchayat with such powers and authority as it may be necessary to enable them to function as institutions of self government। सरल भाषा में कहें तो 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 29 मैटर्स ये लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट एंड ऑल, एक बार देख लीजिएगा, फिशरीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये 29 मैटर्स स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पंचायती राज सिस्टम्स को ट्रांसफर कर सकता है फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, बट चाहे तो, यहाँ पे मे वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मीन्स अल्टीमेटली इट इज द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू डिसाइड कि हाउ मेनी मैटर्स अमॉन्ग्स दीज 29 शुड बी डिवॉल्व टू द पंचायती राज सिस्टम्स टू एडमिनिस्टर। ध्यान रहे, यहाँ मे वर्ड पे ध्यान देना है। ये 29 के 29 मैटर्स सीधा सीधा पंचायती राज सिस्टम्स को नहीं जा रहे हैं। इट इज लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू डिसाइड कि हाउ मेनी मैटर्स आउट ऑफ दीज 29 कैन बी डिवॉल्व्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू द पंचायती राज सिस्टम्स। These 29 matters have been mentioned in 11th schedule, and Article 243G of the Indian Constitution says कि state legislature may by law endow panchayat few or all of these 29 matters to the पंचायती राज systems। ठीक है, आर्टिकल 243G है, 7th, आई एम सो सॉरी, शेड्यूल 11th है। 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं। आर्टिकल 243G कहता है कि इनमें से सब या कुछ मैटर्स स्टेट लेजिस्लेचर दे सकता है पंचायती राज सिस्टम को। अब किसी स्टेट ने थोड़े ज़्यादा पावर्स दिए हैं, किसी ने कम दिए हैं, किसी ने ज़्यादा फंक्शंस डिवॉल्व किए हैं, किसी ने कम दिए हैं। इसी चीज़ को मेजर करते हुए एक डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इन एसोसिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अलग अलग स्टेट्स ने कितना डिवोल्यूशन किया है पावर फंक्शंस का टू द पंचायती राज सिस्टम्स, उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया गया है, रैंकिंग दी गई है। तो 6 की डायमेंशंस के बेसिस पे स्टेट्स को इवैल्यूएट किया गया है। फ्रेमवर्क, फंक्शंस, कितना फ्रेमवर्क उन्होंने स्ट्रेंथन किया है पंचायती राज सिस्टम के लिए, क्या क्या फंक्शंस दिए हैं। फाइनेंसेस के लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था की है कि नहीं की है कि पंचायती राज सिस्टम्स को अलग से फंड मिलता रहे गारंटेड तरीके से। फंक्शनरीज, उनके लिए पंचायती राज सिस्टम्स के लिए अलग से ओवरऑल पर्सनल डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स, ऑफिसर्स अपॉइंट किए कि नहीं किए, उनके कैपेसिटी इन्हांसमेंट की कि नहीं की, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराने के लिए पंचायती राज सिस्टम में क्या एक्शंस लिए हैं स्टेट्स ने। तो इसके बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर दिया गया है और रैंक दिया जा रहा है इन दिस डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024। अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो जो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओवरऑल डिवोल्यूशन मैट्रिक्स हैज इंप्रूव्ड from 39.9% to 43.9% in 2013 to 2021। तो ओवरऑल डिवोल्यूशन बढ़ रहा है भारत में, बट कुछ स्टेट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटी इन्हांसमेंट ऑल्सो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 44% to 54.6% ड्यू टू इनिशिएटिव्स लाइक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये रिपोर्ट मेंशन करता है इस अभियान के बारे में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इस कारण से ओवरऑल डिवोल्यूशन या कैपेसिटी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट नॉट इन यूनिफॉर्म मैनर। सम स्टेट्स, अब स्टेट्स को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाई डिवोल्यूशन स्टेट्स जिनका स्कोर 55 से ज़्यादा है, इसमें सबसे ऊपर तो केरला है,
आई एम सो सॉरी, सबसे ऊपर तो कर्नाटका है विद स्कोर ऑफ 72.23, फिर केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स हैं। मीडियम डिवोल्यूशन कैटेगरी स्टेट्स जिनका स्कोर 50 से लेकर के 55 के बीच में है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं। मॉडरेट डिवोल्यूशन प्रोग्रेस स्कोर 43.89 विच इज नेशनल एवरेज एंड 50 के बीच में जो स्टेट्स हैं उनको रखा गया मॉडरेट डिवोल्यूशन प्रोग्रेस, इसी में असम स्टेट भी है। और फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स आर दोस हुज परफॉर्मेंस या स्कोर इज लेस देन नेशनल एवरेज इज 43.89। ये तमाम स्टेट जो हैं वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, लेसर देन नेशनल एवरेज। ये जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, ये 3 मेन रिकमेंडेशन देता है। स्टेट इलेक्शन कमीशंस की ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको हर बात पे स्टेट लेजिस्लेचर से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कब हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन करवाना है। पंचायत को ऑटोनॉमी होनी चाहिए रेगुलर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करने के लिए, उनको वेट नहीं करना चाहिए डीसी के अप्रूवल का। और फंड एलोकेशन, जो भी फंड्स यूनियन गवर्नमेंट द्वारा आते हैं फॉर 11 शेड्यूल मैटर्स, दे शुड बी चैनलाइज डायरेक्टली टू द पंचायत, नॉट टू एनी अदर पैरेलल बॉडी। नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डीसी ऑफिस को ज़्यादातर पावर्स दे देते हैं। डीसी ऑफिस को ज़्यादा पावर देने से होता क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पावर जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट काशी तमिल संगमम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काशी तमिल संगमम जो है वो भारत सरकार की इनिशिएटिव है, साल 2022 में स्टार्ट किया गया था, ताकि काशी रीजन जो उत्तर प्रदेश में है और तमिलनाडु के बीच में कल्चरल, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल टाइज को स्ट्रेंथन किया जा सके। दिस काशी तमिल संगमम इज इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने स्टार्ट किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। इसका मकसद है भारत के अलग अलग स्टेट्स के बीच में कनेक्शंस को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम प्रमोट कर सकें। और उसी के अंतर्गत काशी तमिल संगमम स्टार्ट किया गया इन नवंबर 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काशी तमिल संगमम को ऑर्गेनाइज करने वाली 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी मद्रास फ्रॉम तमिलनाडु एंड बीएचयू फ्रॉम काशी रीजन। काशी और तमिल रीजन के बीच में क्या फिलोसॉफिकल, रिलीजियस या हिस्टोरिकल कनेक्शन है वो जरा देखते हैं। दोनों ही रीजन जो है वो सेवाइट कल्चर, शिव भक्ति के लिए जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जो 8th सेंचुरी के फिलोसोफर थे जिन्होंने अद्वैतवाद वेदांता को पॉपुलराइज किया, उनका कनेक्शन रहा है तमिलनाडु से और काशी से। महर्षि अगस्त्य इज बिलीव टू बी द सेज हु ब्रॉट संस्कृत टू साउथ इंडिया। तो ये 3 मेन फिलोसॉफिकल या रिलीजियस रिलेशंस हैं काशी तमिल रीजन के बीच में। उसी को वापस से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है अंडर दिस काशी तमिल संगमम इनिशिएटिव विच इज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि 3rd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन वाराणसी। ये जो 3rd एडिशन है ये 2024 का एडिशन है, क्योंकि पहला हुआ था 2022 में, दूसरा हुआ था 23 में। 24 में हो नहीं पाया नवंबर में, 24 का एडिशन अभी हो रहा है फरवरी में। 2024 एडिशन ऑफ दिस काशी तमिल संगमम जो है ये स्पेशल है, क्योंकि दिस सेलिब्रेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड विद महाकुंभ सेलिब्रेशन। इनफैक्ट इट इज फर्स्ट काशी तमिल संगमम आफ्टर कॉन्सेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। ये जो काशी तमिल संगमम का 3rd एडिशन हो रहा है, इसका फोकस एरिया है 4S, सेंट्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें बस एक ही सही है, F-35 फाइटर जेट इज फ्रॉम यूएस, बाकी दोनों तो गलत है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज बाय डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।